सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत शानदार बात बोली गई है और लाइफ में आप लोगों ने इसको फील भी जरूर किया होगा। बोला गया अगर 2 दिन तक लगातार किसी भी चीज को आप लोग पोस्टपोन कर देते हैं या फिर प्रोकास्टिनेट कर देते हैं तो बोला गया कि 2 days ऑफ प्रोकास्टिनेशन कैन डिस्ट्रॉय 2 months ऑफ डिसिप्लिन। ये आप लोग फिर से पढ़कर देखो कि अगर आप लोग किसी चीज को 2 दिन तक टाल देते हो कि हाँ ये दिन हम लोग ये काम हम लोग को आज नहीं करना है, कल करते हैं, कल नहीं करना है, परसों करते हैं, तो इसका मतलब 2 महीने के अंदर जो आप लोगों ने डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाया था, जो आप लोगों ने अनुशासन अपनी लाइफ में लाया था, वो आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी चीज को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए कि आज नहीं कल कर लेंगे। आखिर कल कैसा ऐसा कोई उद्घाटन होने वाला है, कोई नई चमत्कार होने वाला है, कोई ऐसा नहीं कि हाँ बहुत लकी दिन होने वाला है कि हाँ उसी दिन ये काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन आप लोगों का मन करेगा उसी दिन उस काम को करिए और शानदार तरीके से आप लोग उसको एंजॉय करते हुए भी नजर आएंगे। तो ये बात है, कुछ आप लोग लाइफ में एक बार डिसाइड कर लो तो फिर उसको फॉलो करो, उसको प्रोकास्टिनेट मत करो। ये लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखो, जिंदगी जीने में मजा आएगा। आज का जो एडिटोरियल है वो काफी शानदार रहने वाला है। ये कई सारे बच्चे पूछेंगे सर ये क्या है, ये देखकर बेसिकली थंबनेल को। तो यहाँ पर काफी एक प्यारा एडिटोरियल है इसके ऊपर कि क्या ओलंपिक प्लेयर को हम लोग को जो गजेटेड जॉब होती है वो देनी चाहिए, क्या उनको वो मिलनी चाहिए, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके बारे में काफी प्यारा सा आर्टिकल है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से अगर कोई इंटरव्यू में पूछ ले तो आप लोग क्या बोलेंगे? इसका मतलब ये है कि ये आर्टिकल काफी प्यारा रहने वाला है और आप लोगों को एक नया डायमेंशन जानने को मिलेगा कि हाँ यार ऐसे भी तो सोच सकते हैं। तो पर्सनली मुझे अच्छा लगा, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो कुछ नया आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे। इससे पहले क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यहाँ पर ये क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा चुका है, एग्जाम में बोला गया कि यहाँ पर कि कौन सा शेड्यूल है हमारे संविधान के अंदर जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, और ये कौन सा अमेंडमेंट करके संविधान में ऐड किया गया था, ये भी आप लोगों को बताना है। तो इसके बारे में आप लोग बताइए। बोला गया कि सेकंड शेड्यूल, नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया 5th, नेक्स्ट बोला गया 8 और नेक्स्ट बोला गया 10 शेड्यूल। अगर इस लेक्चर के अंदर, अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो मैंने प्रॉपर एक लेक्चर बना रखा है पॉलिटी के अंदर इसके बारे में, तो डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया गया वहां पर, तो जाकर आप लोग देख लेना। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, उसको मैं शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। अगर आप लोगों को सर्च नहीं करना आता तो आप लोग वैसे सर्च कर लीजिए। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट हो कि हाँ ये इस तरीके से एंटी डिफेक्शन लॉ बाय वीर, तो खुलकर आप लोगों के सामने लेक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो काफी कुछ आइए अब आगे देखते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। वीडियो के एंड में आप लोगों को इसका आंसर जरूर बताऊंगा। तब तक टकटकी लगाकर आप लोग लेक्चर देखें। मैं आप लोगों को बताता हूं कौन कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। एक ओवरव्यू ले लेते हैं पहले, इसके बाद में देखिए पहले तो हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करते हैं पूरा, जो कि न्यूज़पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। ठीक है, ये आप लोगों को जरा सी भी कोताही नहीं बरतनी है। एक बार को पूरा न्यूज़पेपर छोड़ दोगे चल जाएगा, पर लेकिन एडिटोरियल नहीं छोड़ना है भूल कर भी। ठीक है, तो सबसे पहले एडिटोरियल के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, एक एक कर कई सारे आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट, उनके बारे में समझेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, क्या ओलंपिक प्लेयर जो है उसके बारे में जो बात की जा रही है, तो समझेंगे इसके बारे में। सीरो सर्वे क्या होता है, आखिर क्या ये कंडक्ट कराना सही है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ गया, क्या ये लेजिटिमेट है कि हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करें, हम लोग को माने? क्या तालिबान को क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? क्लाइमेट के बारे में बात की जा रही है, खासकर आर्टिक ओशन के बारे में, आर्टिक रीजन के बारे में, तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है बेसिकली यहाँ पर फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को लेकर। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे क्या क्या चीजें हैं। इसी के साथ में साइड में ये जो वाला आर्टिकल है यहाँ पर, ये बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो कुछ है नहीं, पर एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, हमारी कंट्री में लास्ट टाइम अगर आप लोगों से पूछे कि कास्ट के बेस पर जो सेंसस प्रॉपर वे में कंडक्ट कराया गया था वो था 1931 में। अभी यहां पर जो सेंसस हमारा स्टार्ट किया जा रहा है 2021 में, तो इसमें बात की जा रही है कि कास्ट के बेस भी अलग अलग क्राइटेरिया होना चाहिए। कई सारे लोग ये बोल रहे हैं इससे सोसाइटी और ज्यादा डिवाइडेड हो जाएगी। ऑलरेडी हमारा देश काफी ज्यादा डिवाइडेड है, रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर, पता नहीं किस किस चीजों के नाम पर। ठीक है, तो और ज्यादा डिवीजन देखने को मिलेगा। आप लोगों की क्या राय है अगर आप लोगों से पूछे कि कास्ट बेस्ड सेंसस आना चाहिए? कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे अच्छे से हम लोग कास्ट को टारगेट कर पाएंगे अगर उनके लिए कोई प्रोडक्टिव स्कीम लेकर आनी है। तो ये कुछ बातें की गई है जो कि हल्का सा आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग इसको नहीं बोल सकते। ठीक है, तो आप लोग आराम से स्किप कर सकते हैं, पॉलिटिकल एंगल ज्यादा डिस्कस किए गए हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर लेबनान के बारे में बात की जा रही है। लेबनान के अंदर बड़ी ही दुर्गति देखने को मिल रही है, उनकी पॉलिटिक्स जो है वो अनस्टेबल होती नजर आ रही है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछ ले लेबनान के बारे में तो बन सकता है। तो हल्का सा एक मैप आप लोगों को दिखाऊंगा, कम से कम लोकेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। जुडिशरी की जो पोस्ट है हमारी कंट्री में कितनी ज्यादा खाली पड़ी है, पेंडिंग पोस्ट पड़ी है, तो उसका एक ओवरव्यू एनालिसिस किया गया, तो इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। एक और छोटी सी बात आगे बढ़ने से पहले, एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर आपने आर्टिकल छोड़ दिया था। हाँ, आर्टिकल छोड़ दिया था। देखिए कई बार क्या होता है, आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट होता है, जितना टाइम बचा होता है
लेक्चर के अंदर पढ़ाने के लिए उतना टाइम में मैं उसको अच्छे से कवर नहीं कर पाता, तो इसलिए कई बार आर्टिकल छोड़ देता हूं, ठीक है। वो आर्टिकल आप लोगों का आगे कवर हो जाता है। जैसे मैंने कल भी एक आर्टिकल कवर किया था, ठीक है, आज भी एक आर्टिकल कवर करूंगा जो आप लोग का बचा था, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कुछ बच गया तो आप लोग मुझे जरूर बताइए, ठीक है। मेल तक आप लोग मुझे कर सकते हैं studyloverveer@gmail.com पर, या कोई लेक्चर के अंदर कोई गड़बड़ी होती है तो फीडबैक के तौर पर आप लोग बोल सकते हैं। तो इसको आप लोग टेंशन मत लीजिए, अगर फिर भी आप लोगों को लगता है तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ में जैसे लेक्चर आप लोग देखते हैं, ठीक है, तो उसमें भी फीडबैक के कई सारे ऑप्शन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखे हैं। अगर लेक्चर में कुछ भी पसंद नहीं आता है तुरंत डिसलाइक करो आप लोग वीडियो को, ठीक है। डिसलाइक करने से मुझे पता चलेगा कि हाँ वीडियो के अंदर गड़बड़ है, पर लेकिन लिखिए जरूर कमेंट बॉक्स में डिसलाइक क्यों किया है। अगर पसंद आता है तो आप लोग लाइक कर उसको बता सकते हैं कि अच्छा वीडियो ज्यादा लोगों ने लाइक करी तो इसका मतलब वीडियो अच्छी है। एक सेकंड नहीं लगती है काम करने में आप लोगों को, तो ये आप लोग फीडबैक दे सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। ऑलरेडी मैं आप लोगों से पूछता ही हूं कि हाँ 10 में से कितने मार्क्स देंगे इस लेक्चर को, क्योंकि 4-5 घंटे की जो मेहनत होती है आप लोगों को 4-5 सेकंड लगती है काम करने में, जो मैंने आप लोगों को बोला। तो इसको आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मुझे फायदा रहेगा कि हाँ मुझे पता चलता रहेगा क्या क्या चीजें, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। बाकी सबसे पहले इसी आर्टिकल के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोगों ने देखा अभी टोक्यो के अंदर ओलंपिक गेम हुए, ठीक है, उसमें हमारी कंट्री के द्वारा टोटल मिलाकर 7 मेडल जीते गए। 7 मेडल में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल आप लोगों को देखने को मिले, जो कि अलग अलग खेल में यहाँ पर लोगों जो अलग अलग खेल में हमारी कंट्री के प्लेयर के द्वारा जीते गए। तो बड़ी ही शानदार बात थी, पूरे देश के द्वारा सेलिब्रेट किया गया, सेलिब्रेट करने लायक मूवमेंट भी था अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे इनाम दिए गए यहाँ पर प्लेयर को, दुनिया भर का पैसा दिया गया, बहुत सारी पोस्ट दी गई, वो सारी सही है, मिलनी चाहिए, पर लेकिन इसमें कुछ कमी है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वो कमी क्या है आप लोगों को आर्टिकल में जानने को मिलेगा। अभी हुआ क्या हमारे देश के अंदर, जैसे ही टोक्यो ओलंपिक खत्म हुआ तो यहाँ पर जो खासकर स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा कई सारे इनाम दिए गए यहाँ पर प्लेयर को, स्पोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा भी, इवन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी फैसिलिटेट किया गया। इंडिपेंडेंस डे की जो परेड थी वहां पर भी यहाँ पर अलग से एज ए स्पेशल गेस्ट के तौर पर यहाँ पर इनवाइट किया गया, जो कि काफी अच्छी चीज है। इससे हमारे देश के जो भी खिलाड़ी हैं उनको मोटिवेशन मिलता है, तो हम लोग को ये काम जरूर करना चाहिए। अलग से प्राइम मिनिस्टर साहब मिले, इनसे बातें की, ये भी काफी अप्रिशिएट करने लायक मूव था, जो कि काम करना चाहिए। पर लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजों के बीच में जब किसी भी प्लेयर को हम लोग गजेटेड पोस्ट देते हैं कि हाँ इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको हम लोगों ने गजेटेड ऑफिसर बना दिया, तो इस पर जो है यहाँ पर एमपी नटेवाल जो कि एक इंस्पेक्टर जनरल यहाँ पर बेसिकली रिटायर्ड है सीआरपीएफ से, इनके द्वारा बोला गया ये चीज सही नहीं है। यानी कि आप लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन को एक गजेटेड पोस्ट देते हैं, जब तक वो इंसान खेलता रहता है जब तक तो सही है, वो उस पोस्ट का यूज नहीं करता है, वो एक तरीके से ऐसा है कि हाँ ठीक है कि इसको ये पोस्ट मिली है, पर वो उस पर जाकर बैठेगा नहीं कभी। एक तरीके से ऐसा हो गया कि ऑनररी पोस्ट के तौर पर उसको दे दी, पर लेकिन जैसे ही वो गेम से रिटायर होता है तो वो उस पोस्ट पर जाकर बैठता है। तो सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह कि गजेटेड पोस्ट जो होनी चाहिए एक वेल क्वालिफाइड पर्सन को एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के बाद में मिलनी चाहिए, ना कि इस तरीके से गजेटेड पोस्ट देना। आप लोग दुनिया भर के और काम कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा पर्सन है तो उसको दुनिया भर की और फैसिलिटी आप लोग दे सकते हैं जो दे भी रहे हैं, पर लेकिन गजेटेड पोस्ट एक रेस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है, उस पर बैठे हुए इंसान की एक रेस्पॉन्सिबल होती है। तो बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किए हुए, बिना कोई ट्रेनिंग लिए हुए उस पोस्ट पर जब इंसान वो जाकर बैठता है तो वहां पर रिजल्ट अप टू द मार्क निकल कर नहीं आता है जैसा वहां पर रिजल्ट आना चाहिए। तो ये गलत तरीका है इस तरीके से गजेटेड पोस्ट किसी पर्टिकुलर पर्सन को देना। तो यहां पर इससे यहां पर सहमत नहीं है, यहां पर जो इंस्पेक्टर जनरल रिटायर्ड है सीआरपीएफ से, इनके द्वारा ये बात बोली गई है। आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में आप लोग बताइए। अगर गजेटेड पोस्ट न दे तो और क्या अच्छा अच्छा काम किया जा सकता है जिसकी जगह यहां पर हम लोग ये काम कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आर्टिकल के अंदर बात करूंगा। तो यहां पर ये तो आप लोगों ने देखा ही बेसिकली। अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट, स्पोर्ट बॉडी या फिर अदर बहुत सारे लोगों के द्वारा दुनिया भर का पैसा दिया गया जो भी ओलंपिक के गेम में जीत कर आया। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण अभी फिलहाल के टाइम में आप लोग आसानी से समझ भी पाएंगे, नीरज चोपड़ा साहब, शानदार परफॉर्मेंस ओलंपिक के अंदर, देश का नाम रोशन किया, काफी शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दी। 6 करोड़ रुपए हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। आर्मी में ये जूनियर कमीशनड ऑफिसर है, तो 6 करोड़ रुपए हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। क्लास ए गवर्नमेंट जॉब दी गई यहां पर, क्लास ए मतलब गजेटेड पोस्ट, ठीक है। प्लॉट दिया गया यहां पर जो कि एक तरीके से कंसेशन रेट पर जो प्लॉट अगर खरीदना चाहते हैं तो 50% डिस्काउंट मिलेगा, चाहे कितना भी बड़ा प्लॉट अगर ये खरीदना चाहते हैं, ठीक है। कितना बड़ा नहीं, शायद कोई डायमेंशन दे रखी है, आई थिंक एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है, आप लोग बताएगा डायमेंशन क्या, चलिए नाप के फीता टेप लेंगे, ठीक है। आगे बात करें तो 2 करोड़ रुपए पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए, 1 करोड़ रुपए बीसीसीआई के द्वारा दिए गए, 1 करोड़ रुपए यहां पर चेन्नई सुपर किंग आईपीएल की जो टीम है उसके द्वारा दिए गए, 2 करोड़ रुपए बाइजू के द्वारा दिए गए, 1 करोड़ रुपए यहां पर जेएसडब्ल्यू ग्रुप के द्वारा दिए गए। बाकी कोई गाड़ी दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, वो दुनिया भर का रहा, ठीक है।
तो इस तरीके से टोटल मिलाकर मुझे लगता है कि मतलब अच्छा खासा एक रिवेन्यू हो गया। इंसान जो है आज की डेट में कुछ काम ना करे तो भी आसानी से अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकता है, क्योंकि शानदार परफॉर्मेंस की मेहनत की तो मेहनत का रिवेन्यू मिल रहा हो, सही है, मिलना चाहिए, अपनी जगह सही है। पर लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग रहा है वो लग रहा है ये गजेटेड पोस्ट के ऊपर। तो राइटर यहाँ पर इसको लेकर खुश नहीं है, बोल रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है अगर यहां पर गेम में खेलता है तो ज्यादा लंबे समय तक गेम खेल नहीं पाता है। लगभग कितना खेलेगा, 35-36 साल तक, 40 साल तक खेल गया, उसके बाद में 60 साल तक 20 साल उसको जॉब करनी है। तो 20 साल जो जॉब करनी है बिना कोई एग्जाम क्लियर किए हुए इंसान, बिना कोई यहां पर ट्रेनिंग लिए हुए इंसान, बिना कोई उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन लिए हुए, एक तरीके से अवेयर हुए इंसान जब उस पोस्ट पर जाकर बैठेगा, क्या वो पोस्ट के साथ में जस्टिस कर पाएगा? तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा चीजों को देखना चाहिए कैसे टैकल करने हैं। रवि दहिया, मीराबाई चानू, सबको यहां पर जो सिल्वर मेडल थे उनको भी काफी अच्छा पैसा मिला, यहाँ पर करोड़ में पैसे मिले। ब्रोंज मेडल जो जीत का है उनको लाखों में रुपए मिले। बाकी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जॉब प्रमोशन, जब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो एडिशनल कैश इंसेंटिव अच्छी बात है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जब जॉब ऑफर करते हो आप लोग, तो अगर बात की जाए यहाँ पर तो रेलवे सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइड कराने वाला एरिया है आज की डेट में। बिगेस्ट इंप्लॉयर स्पोर्ट पर्सन के लिए कौन है? रेलवे। आप लोगों को देखने को मिलेगा हर दूसरा प्लेयर रेलवे से निकल कर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो एक सिक्योर जॉब एथलीट के लिए अच्छी बात है, आप लोग इनको प्रोवाइड कराइए। वीराबाई चानू जो है वो भी रेलवे से निकल कर आती है। आप लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पर एक तरीके से अपॉइंट कर देते हैं, चलिए समझ में आता है। पर लेकिन जब यहाँ पर आप लोग जाते हैं एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि आप लोग यहाँ पर एएसपी की रैंक या फिर डीएसपी की रैंक आप लोग देखने को यहां पर मिलती है। जब इसमें आप लोग जाते हैं, जैसे कि अभी यहां पर चोपड़ा साहब को अगर प्रमोशन की बात करें तो यहां पर इनको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आर्मी में प्रमोशन मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग समझिए। तो राइटर यहां पर बोलना क्या चाह रहे हैं? राइटर यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट एंगल बताना चाह रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि यहां पर प्रॉब्लम ये है कि स्पोर्ट पर्सन को अगर सर्टेन रैंक पर किसी पर्टिकुलर गजेटेड पोस्ट पर आप लोग बैठाते हैं तो ये काफी ज्यादा हानिकारक है स्पोर्ट पर्सन के लिए भी, क्योंकि उसको इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और जिस पोस्ट पर वो बैठ रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो काफी ज्यादा हानिकारक है। एक बार को आप लोग नॉन गजेटेड पोस्ट पर आप लोग बैठा सकते हो, चलो चल जाते हैं यहां पर, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। पर लेकिन गजेटेड पोस्ट पर बैठाना ये काफी ज्यादा हानिकारक यहां पर देखने को मिलेगा स्पोर्ट पर्सन के लिए भी, और एक तरीके से पर्टिकुलर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काफी ज्यादा यहां पर एक तरीके से वो नहीं कहते कि एक तरीके से असंगति देखने को मिलेगी। तो यहां पर अगर नेचुरली आप लोग बोले, यहां पर जो प्लेयर है आप लोग क्या करवा सकते हैं उनसे अच्छी चीजें अगर देखने को मिले। नेचुरली एक तो ये बात है कि जैसे अगर कोई कंटिन्यूअली खेल रहा है तो यहां पर आप लोग देखते हैं कि वो गेम में ही है, पार्टिसिपेट कर रहा है, पर लेकिन जैसे ही वहां पर उसकी जो सर्टेन एज के बाद में फिर एक तरीके से जॉब के अंदर आएगा तो फिर दिक्कत देखने को मिलेगी। ना तो कोई ट्रेनिंग होगी, ना कोई एक्सपोजर होगा उसमें काम करने का, ना कोई एक्सपीरियंस होगा। एसपी की पोस्ट पर बैठ गया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, कहीं दंगे फसाद हो गए तो कैसे वो ये मेंटेन कर पाएगा पर्टिकुलर पर्सन? तो ये सही तरीका नहीं है। बहुत सारे लोगों की जान तक भी इवन जा सकती है अगर उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं होगी, बकायदा उन चीजों के बारे में जानता नहीं होगा। तो फिर क्या करें आप लोग यहां पर ये बताइए, इन लोगों के लिए क्या किया जाए? तो यहां पर स्पेशली सिक्योरिटी फोर्स में तो कम से कम नहीं भेजना चाहिए, जहां पर एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात आती है। तो उसके चलते फिर कहां पर भेजना चाहिए? तो आप लोग कहां पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके बारे में बात की जा रही है। तो सबसे बड़ी बात तो यहां पर ये बोली गई कि देखिए आप लोग बोलते हैं यहां पर कि एक तरीके से कईयों करोड़ रुपए मिल गए। अगर देखा जाए यहां पर अगर आप लोग जो अभी ये सामने लगे हुए 6 करोड़ रुपए हो गए, 6 करोड़ रुपए के बाद में 8 करोड़ रुपए, 8, 9, 10, 11, 12, 13 करोड़ तो ये काउंट किए गए। बाकी दुनिया भर का पैसा और भी मिला है जो कि अलग अलग तरीके से अवार्ड के तौर पर। तो इतना पैसा अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को मिल जाता है तो उस पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा कोई भी ऐसा बिजनेस अपना सेट किया जा सकता है जिसको वो आगे चल के कंटिन्यू कर सकता है। इसी के साथ में स्पोर्ट के फील्ड में वो कर सकता है कि स्पोर्ट पर्सन है उसमें काफी सारे काम कर सकते हैं। अगर अच्छे से लेकर चले तो अपने फील्ड में ही जहां पर वो एक तरीके से पर्टिकुलर पर्सन है उसके लिए कोई भी अपना एक स्पोर्ट की कोई एकेडमी खोल सकता है जहां पर बच्चों को ट्रेन करना स्टार्ट कर दे, वहां पर एक फीस रख ले जो भी उसको लगे अच्छा, तो अपना वहां से अपना एक तरीके से रोजी रोटी अच्छी वो कमा सकता है पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल के अंदर वहां पर सर्विस प्रोवाइड करा सकता है एक अच्छे कोच के तौर पर। ग्राउंड लेवल से बच्चे निकल कर आएंगे तो एक तरीके से उसका सही एक टैलेंट वहां पर यूटिलाइज कर पाएंगे। पर लेकिन उसको एक आईपीएस बना देना, कोई एक तरीके से आईएएस बना देना, वहां पर क्या सही रहेगा उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए? उस पोस्ट पर उसको पहुंचा देना तो वो सही नहीं है। तो गजेटेड पोस्ट जो होनी चाहिए ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जानी चाहिए, वहां पर प्रॉपर एप्लीकेशन के थ्रू वहां पर पर्सन पहुंचना चाहिए। वैसे भी आप लोगों को पता है आज के डेट में पोस्ट जो है काफी ज्यादा कम होती जा रही है। अलग अलग गवर्नमेंट में आप लोगों को देखने को मिलेगा पोस्ट पहले कितनी आया करती थी, आज के डेट में पोस्ट अवेलेबल नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट इतने ज्यादा बढ़ रहा है, उसमें से आप लोग यहाँ पर ये इस तरीके काम करते हैं तो ये सही नहीं है। वो एक नीडी पर्सन को मिलनी चाहिए जिसने उसके लिए एक प्रॉपर तैयारी की है, प्रॉपर उस पोस्ट पर वो इंसान पहुंचा है, उसी को वो जॉब मिलनी चाहिए।
तो ये पर्सनली मुझे तो अच्छा लगा आर्टिकल, मैं सहमत हूं यहां पर जो राइटर है उनकी बात से। आप लोग सहमत हैं या फिर नहीं? यस या फिर नो में आप लोग आंसर दीजिएगा कि हाँ सहमत है। पर लेकिन अगर सहमत नहीं है, सहमत क्यों होना चाहिए तो मैंने आप लोगों को बता दिया, पर सहमत नहीं है अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप लोग अपना रीजन जरूर दीजिएगा। एक क्रिटिकल थिंकिंग यार आप लोगों की होनी चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि फालतू में बस ऐसे ही बातें की जा रही हो, ठीक है? आप लोगों को पता होना चाहिए क्या आप लोग बोल रहे हो। एक तरीके से पढ़ा लिखा इंसान जो है आंसर देता है हाँ यार ये ऐसे होना चाहिए। कई सारे बच्चे बहुत प्यारा रिप्लाई करते हैं, पढ़कर मजा आ जाता है कि मैंने कहा ये होता है सोचने का तरीका। आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोग भी कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल ही मैं ये बोल रहा हूं कि आप लोगों को बना बना एकदम शानदार टिप टॉप आंसर देना, नहीं। कोई नहीं मां के पेट से सीख कर आता है, आराम आराम से अप्लाई कीजिए, चीजें आप लोगों को भी समझ में आने लगी, लिखना स्टार्ट कीजिए छोटी छोटी चीजें, फिर आप लोग चीजों को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बातें यहां पर बोली गई है, ठीक है? एक छोटा सा आर्टिकल है, वैसे तो अफगानिस्तान के बारे में दुनिया भर के आर्टिकल डिस्कस कर चुका हूं, पर फिर से एक छोटा सा आर्टिकल, अभी आप लोगों को पता है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जीत कर आ गया, तो तालिबान ने वहां पर पावर कंट्रोल कर ली। पहले तालिबान जो थे यहां पर 1996 से लेके 2001 तक लगभग हुआ करता था। आज की डेट में फिर से यहां पर तालिबान आ गया, तो पहले यहां पर यूएसए था, फिर से तालिबान आ गया, तो फिर से वही कंडीशन हो गई जैसे पहले थी। अभी कंडीशन ये बन रही है कि ऐसी ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है जो कि इंसान को बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं कि सुनकर भी अचंभा आ जाए कि यार क्या घटिया हरकतें चल रही हैं। अभी एक पर्टिकुलर वुमेन जो है वो अपनी जान बचाकर आई यहां पर इंडिया के अंदर तालिबान से, तो ये बोला गया तालिबान जो मिलिटेंट है वो रेप कर रहे हैं इवन डेड बॉडीज के भी, यानी कि जो मर चुकी है महिला उसका भी रेप यहां पर इनके द्वारा किया जा रहा है। उनको जिंदी और मरी हुई महिला में कोई डिफरेंस नजर ही नहीं आ रहा है और उनको ये मैटर भी नहीं करता है। यहां तक भी बातें बोली गई कि हर एक घर से एक, बोला गया कि यहां पर देख सकते हैं आप लोग, तालिबान वॉन्ट्स वुमेन फ्रॉम एवरी फैमिली इन अफगानिस्तान, यानी कि हर एक घर से उनको एक महिला चाहिए जिसके साथ में वो जो है बेसिकली उसका रेप कर सके। एक तरीके से जबरदस्ती होगी तो रेप ही हो गया ना, अगर इंसान जो है सहमत नहीं है तो फिर रेप ही हो गया एक तरीके से। तो इसलिए लोग वहां से डर डर कर भाग रहे हैं। ये कंडीशन आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि आप लोगों को पता है जो तालिबान यहां पर जीत कर आए जिन भी लोगों की हेल्प से यहां पर ये लगभग 75,000 के करीब आप लोगों को यहां पर लोग देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम जो है वो इलिटरेट है, उनको समझ में नहीं आता है क्या सही है और क्या गलत है, बस उनको ये बताया गया है, उनको नरसंहार सिखाया गया है कि कैसे पकड़ना है लोगों को, कैसे कंट्रोल करना है और किस तरीके से हरकतें करनी है। ये अब तक यही हरकतें करते हुए आए हैं, तो आगे क्या आप लोगों को लग रहा है ऐसे इंसान को लॉ एंड ऑर्डर देखकर कैसा रहेगा, महिलाओं को किस तरीके से यहां पर ट्रीट किया जाएगा? अगर कुछ ऐसा अफगानिस्तान में चल भी रहा है तो क्या कोई मीडिया हाउस वहां पर ये बातें बाहर निकाल कर ला पाएगा? क्या कोई वहां से कोई भी बाहर बात जा पाएगी? तो यहां पर एक बहुत ही काला, एक भयानक दौर स्टार्ट होने वाला है अफगानिस्तान के अंदर। अगर तालिबान वहां पर पावर में आता है तो कोई भी वहां पर इंफॉर्मेशन अंदर से बाहर नहीं आएगी। वहां पर बहुत दयनीय कंडीशन जो खासकर महिलाओं की वहां पर होने वाली है। बोलने के लिए तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि सरिया लॉ के हिसाब से काम चलेगा, ठीक है? अब उसमें वहां पर कितना इंप्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से उसको इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, वो वाली काफी एक खतरनाक चीजें देखने को मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात आप रिकॉग्नाइज करो, जैसे अभी चाइना और पाकिस्तान ने बोल दिया कि वो अफगानिस्तान में तालिबान को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार खड़े हैं भाई फहराए हुए। पर लेकिन आप लोग ये सोचिए, अगर मान लीजिए कुछ कंट्री ऐसी, इंडिया ने बोल दिया हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, यूके ने बोल दिया हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, कनाडा ने बोल दिया हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो आप लोगों के रिकॉग्नाइज करने या फिर ना करने से अफगानिस्तान की जनता के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तालिबान वहां पर पावर में आ रहा है, ठीक है? अब देखने वाली बात यहां पर यह कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो तालिबान वहां पर पावर में रहेगा उनके बीच में कैसे आप लोग बैलेंस बना पाएंगे, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंटरनेशनल लॉज है जो कि यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में यूएन के द्वारा लॉ बना रखे हैं या फिर डब्ल्यूटीओ के द्वारा या फिर आप लोग यहां पर डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुनिया भर के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल और रेगुलेशन है, क्या तालिबान उनको फॉलो करने वाला है? तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं कि क्या यहां पर क्या रिजल्ट आने वाला है, ठीक है? इसी के साथ में आप लोग कितना प्रेशर इनके ऊपर बना पाएंगे। अगर कल को चलकर चाइना जाकर बराबर में खड़ा हो गया तो क्या आप लोग रियलिटी में इनके ऊपर प्रेशर बना पाएंगे? जैसे कि ईरान के ऊपर प्रेशर नहीं बना पाए, चाइना ने दुनिया भर की डील साइन कर दी, तो यूएस से प्रेशर ही नहीं बना पाया किसी भी तरीके से। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो काफी डिफरेंट तरीके का एक माहौल यहां पर देखने को मिल जाता है। तो पैसा आएगा तो आएगा कहां से, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये काफी सोचने वाला मुद्दा है यहां पर, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना चाहिए प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। तो यहां पर अगर इस तरीके से अगर गवर्नमेंट ही यहां पर गवर्नमेंट को ऑफिशियल यहां पर इस तरीके हरकतें करेंगे तो समझ सकते हैं कि माहौल कैसा यहां पर रहने वाला है। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो एक हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा कि हाँ ऐसा भी कुछ देखने को मिलता है, तो इसके बारे में क्या किया जाए और किस तरीके चीजों को सोचा जाए, ठीक है? तो यह है बेसिक इंफॉर्मेशन।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो आर्टिकल यहाँ पर रहने वाला है ये बेसिकली हेल्थ के बारे में बात करेगा, और हेल्थ में भी बात करेंगे सीरो सर्वे के बारे में। तो आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है वो यहाँ पर सीरो सर्वे जो है वो एक तरीके से उसको किस तरीके से लेकर चलना है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन गाइडलाइन लेकर चलती है, ठीक है। तो इसके आईसीएमआर केस के बारे में जानेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाता है तो उसको भी समझेंगे। पहले यहां पर समझ लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन अभी देखने को मिल रही है, सीरो सर्वे क्या होता है उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं, फिर आईसीएमआर वगैरह को समझेंगे। सीरो सर्वे, पहले इसके बारे में अगर बात करें तो सीरो सर्वे किया क्यों जाता है। सीरो सर्वे बेसिकली पता लगाता है कि पास्ट में कोई बीमारी अगर पॉपुलेशन के अंदर रही है तो वो कैसे यहां पर अपना काम कर रही है, यानी कि प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है उसके बारे में बात नहीं करता है, पास्ट के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले तो बात यहीं पर यही है कि सीरो सर्वे हमको पास्ट की इंफॉर्मेशन देगा, प्रेजेंट में क्या यहां पर कोई बीमारी इंपैक्ट डाल रही है उसके बारे में इसका कोई भी एक तरीके से ज्यादा फायदा रहता नहीं है, ठीक है। तो कोविड-19 के बारे में अगर बात करें तो एंटीबॉडी अगर किसी के शरीर में डेवलप हो गई है समझने के लिए आप लोग ये समझिए, आज की डेट में एक इंसान है वो हष्ट-पुष्ट अपनी जिंदगी खुशी से जी रहा है, तो इसका मतलब है उसके शरीर में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, शानदार तरीके से सो रहा है, शानदार तरीके से खा रहा है, घूम रहा है। एक इंसान वो है कि माथा सिकुड़ा हुआ देखने को मिलेगा, चेहरे पर सिकन आई हुई है, बुरी कंडीशन है, तो इसका मतलब उसकी बॉडी के अंदर टेंशन है, तो यानी कि टेंशन उसकी बॉडी के अंदर है तभी उसके चेहरे पर सिकन आ रखी है, तो टेंशन से सिकन आ रखी है, तो दोनों का कोरिलेशन हो गया। तो आप लोगों की बॉडी में अगर एंटीबॉडी डेवलप हो गई तो इसका मतलब बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ वायरल या फिर बैक्टीरियल कोई ना कोई चीज है जिसकी वजह से शरीर ने एंटीबॉडी डेवलप कर दिया आप लोगों के शरीर को बचाने के लिए। अगर कोई वायरल या बैक्टीरियल चीज नहीं होगी तो आप लोगों की बॉडी में उस चीज को लेकर एंटीबॉडी डेवलप ही नहीं मिलेगी। तो अगर किसी चीज को लेकर एंटीबॉडी डेवलप हो गई है यानी कि डिफेंस आप लोगों की बॉडी ने अपना तैयार कर लिया, भाला और ढाल लेके उस बीमारी को मारने के लिए, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई बीमारी का तत्व आप लोगों के शरीर में घुसा है। तो SARS-CoV-2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसको बोलते हैं, जो कोविड-19 ये वायरस का नाम है। तो इसका मतलब ये वायरस बढ़ गया शरीर के अंदर तो शरीर ने एंटीबॉडी डेवलप कर दी। अब जब तक इनका हिम्मत है तब तक लड़ेगी एंटीबॉडी, जैसे हिम्मत खत्म हो जाएगी तो ये वायरस जो है आप लोगों की बॉडी पर पूरा एक कंट्रोल कर लेगा। तो इसमें दो बातें इंटरेस्टिंग यहां पर लगी जो ध्यान से सुनिएगा। बोला जा रहा है कि एंटीबॉडी आर लाइक एविडेंस, यानी कि वो एक तरीका सबूत है कि क्राइम सीन आप लोगों की बॉडी में एक तरीके से जगह ले चुका है, यानी कि एक तरीके से चोर ने चोरी कर दी है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि आप लोगों की बॉडी में एंटीबॉडी अगर है तो। दूसरा, जो चोर अंदर आया है इज लाइक ए क्रिमिनल, यानी कि वायरस एक क्रिमिनल है जो आप लोगों की बॉडी में एंट्री कर चुका है। तो यहां पर अगर क्रिमिनल एंटीबॉडी एक तरीके से बॉडी में अगर क्रिमिनल जो है बॉडी में एंट्री कर चुका है, यानी कि वायरस बॉडी में एंट्री कर चुका है और आप लोगों के शरीर ने उसको डिफेंस करने की कोशिश की, एंटीबॉडी डेवलप कर दी, तो इसको अलग तरीके से आप लोग समझिए कि यहां पर जो क्रिमिनल है यानी कि जो वायरस है वो रिपीटेडली क्राइम कर रहा है आप लोगों की बॉडी में घुसा हुआ है, ठीक है। तो वी नीड टू कंडक्ट RT-PCR और या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट, तो इससे पता चलेगा कि यहां पर ये है और हम लोग को डोज लेनी चाहिए। यहां पर सीरो सर्वे कंडक्ट कराते रहना बार बार ये कोई सही तरीका नहीं है। अभी 4th सीरो सर्वे प्रेजेंट किया गया तो उसी पे यहां पर राइटर जो है वो खुश नहीं है। राइटर खुश क्यों नहीं है वो भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बोला गया अगर किसी को पता चल जाए कि इस इंसान को यहां पर बीमारी है उसका RT-PCR और यहां पर रैपिड एंटीजन टेस्ट कराइए और तुरंत उसको आइसोलेट कीजिए, प्रिवेंट कीजिए, दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन बोले और उसको भी ज्यादा इन्फेक्शन बढ़े और मैनेज करना है। कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन अगर निकल कर आती है तो ये सॉल्यूशन आप लोग निकल पाएंगे। पर लेकिन सीरो सर्वे क्या होता है, वो पास्ट के बारे में बताता है, प्रेजेंट के बारे में तो कुछ बताएगा ही नहीं। तो इसलिए पास्ट में क्या होता उसमें आप लोग इनमें से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो अगर इंसान घूम रहा है तो वो अब तक बहुत कुछ बर्बाद कर चुका है, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो सीरो सर्वे आखिर कंडक्ट कराया क्यों जा रहा है, तो इसके बारे में पहले आप लोग ये समझिए सीरो सर्वे होता क्या है। सीरो सर्वे जो बेसिकली यहाँ पर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो है उसके अंडर यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड द जो सर्विस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर है, तो ये यहाँ पर बेसिकली इसको मैनेज करते हैं। मेनली यहाँ पर ये जो फोकस कहता है वो कहता है आईसीएमआर के द्वारा, उसके बारे में बात करेंगे। पहले सीरो सर्वे क्या होता है, सीरो सर्विलेंस इसको बोला जाता है। तो सीरो सर्विलेंस एक तरह डिटेक्ट करता है स्पेसिफिक एंटीबॉडी, शरीर के अंदर कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो कि यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्रिएट हो गई है, तो उनको डिटेक्ट करने का यहाँ पर काम करता है, ठीक है। तो इम्यूनिटी चेक करता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर हमारी बॉडी के अंदर आज के डेट में कोई पर्टिकुलर पर्सन की जो इम्यूनिटी है तो उसका एक तरीके से इम्यूनिटी अगर उसने डेवलप कर लिया तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि उसकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई बीमारी है, इसीलिए उसने उसको लेकर इम्यूनिटी डेवलप की। तो पास्ट में कोई इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में है तो यहां पर इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी में पास्ट में कोई इन्फेक्शन था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नोट यूज्ड टू डिटेक्ट एक्टिव इन्फेक्शन, यानी कि अभी प्रेजेंट में कोई इन्फेक्शन है उसके बारे में बात नहीं करता है। काम क्या किया जाता है यहां पर
टेस्ट किए जाते हैं यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है जी, जो यूजिंग एलिसा। तो यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है जिसके चलते हम लोग जो ब्लड का जो पार्ट होता है सीरा, ठीक है, तो बेसिकली सीरा जो है पार्ट होता है ब्लड का, उसका सैंपल लिया जाता है और यहाँ पर ये IgG एंटीबॉडी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, चेक की जाती है। कोविड-19 इन्फेक्शन जो बेसिकली देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ये कोविड कवच जो एलिसा किट है उसके बेस पर हम लोग ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा भी अप्रूव किया गया, यानी कि सीरो यहां पर चेक किया जाता है और इसमें IgG जो एंटीबॉडी है इसको बोलते हैं बेसिकली इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। तो जी यहां पर ये टाइप ऑफ एंटीबॉडी होती है जो डेवलप की जाती है कोविड-19 के खिलाफ, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं कि लगभग यहां पर ये 2 वीक के करीब यहां पर आफ्टर इन्फेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगी, बॉडी में भी टिकी रहती है और ब्लड के अंदर रिकवरी के बाद भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इनको मेनली चेक किया जाता है यहां पर ELISA जिसको बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, ठीक है। तो इसके बेस पर यहां पर हम लोग इसको चेक करते हैं, ये टेस्ट है, ठीक है। तो टेस्ट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, तो यानी कि ये पूरा प्रोसीजर यहां पर पता चलता है एक पर्टिकुलर पर्सन को बाबा आदम के जमाने में ये बीमारी थी और ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। बाबा आदम का जमाना नहीं, मतलब थोड़ा पहले, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप लोगों को पता चल गया वहां पर बीमारी थी, ठीक है, पर लेकिन वो सारी चीजें अपनी जगह सही है। आप लोग क्या करते हैं, इसको रिलीज करने के बाद में सीरो सर्वे को ICMR ने बोला कि वनरेबल पॉपुलेशन, खासकर जो आज के डेट में जो हेल्थ स्टाफ है उसको आप लोग सबसे ज्यादा वैक्सीनेट कीजिए, पर लेकिन अब तक वो चीजें कई बार ढंग से एक तरीके से नहीं अवेलेबल रहती है, नहीं सपोर्ट की जाती है। फिर भी सेकंड यूज सीरो सर्वे का रहता है कि हम लोग जान पाते हैं कि ट्रांसमिशन कैसा हो रहा है कम्युनिटी के अंदर, पास्ट में कहां पर ये बेसिकली वायरस पहुंचा है। थर्ड जो सीरो सर्वे का यूज है कि हिर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है नहीं, यानी कि कई सारे लोग अगर यहां पर ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुके हैं तो एक आधा अगर बचा रह जाए तो काम चल जाएगा। तो ये सारी बातें यहां पर पता चल जाती है, पर लेकिन रियलिटी में क्या हम लोग सॉल्यूशन इससे निकाल पाएंगे? ये सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो राइटर यहां पर सीधा सीधा ये बोले कि यार एक बार आप लोग बैठकर पूरे देश में जहां जहां आप लोगों को लग रहा है वो सीरियस सर्वे आप लोग कंडक्ट करा लो, सही रहेगा, काम खत्म हो जाएगा एक ही बार में। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन यहां पर यह कि क्योंकि सीरो सर्वे अभी 4th टाइम यहां पर प्रस्तुत किया गया और यहां पर 5000 लोगों पर अगर सीरो सर्वे आप लोग करते हैं तो 25 लाख रुपए का खर्चा आता है। आज की डेट में पेंडेमिक में हम लोग जूझ रहे हैं और यहां पर इस तरीके से सीरो सर्वे आप लोग कंडक्ट करा रहे हैं, उस पैसे को आप लोग इफेक्टिवली कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत कम है। मतलब यह है कि इंडियन ईयर बुक अगर आप लोग पढ़ने बैठ जाते हैं उसमें से जो क्वेश्चन आएंगे उसके कंपेयर में अगर आप लोग कोई दूसरा सब्जेक्ट अगर आप लोग कर लेंगे, उतना टाइम अगर दे देंगे तो ज्यादा मार्क्स आप लोग आ जाएंगे। तो ये बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट, यानी कि एक तरीके से कितना मेहनत करने पर कितना रिजल्ट आ रहा है तो वो आप लोग को चेक करना चाहिए, तो उसके बेस पर आप लोग को काम करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि पॉलिटी अगर आप लोग करने बैठेंगे तो आप लोगों को 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उतने टाइम में अगर आप लोग पूरा आप लोग कवर करेंगे यहाँ पर इंडियन ईयर बुक, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा और ऊपर से इंडियन ईयर बुक के जो सारे चैप्टर हैं वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा कि अलग अलग जगह कवर हो जाते हैं। पॉलिटी वाला सेक्शन पॉलिटी के अंदर कवर हो गया, हिस्ट्री वाला सेक्शन हिस्ट्री के, कल्चर वाला सेक्शन कल्चर के, कुछ नया एडिशन रहता है तो आप लोग का न्यूज़पेपर में कवर हो जाता है। तो इंडियन ईयर बुक एक ऐसी चीज जिसको स्किप किया जा सकता है, कोई बात नहीं है, आप लोग काम चला सकते हैं अगर रेगुलर आप लोग न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो वहां पर कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन कोई बोले कि यहां पर एक तरीके से आप लोगों की नहीं पूरी इंडियन ईयर बुक ही पढ़कर जानी है उसी से काम चलेगा तो बर्बादी है। तो सीरो सर्वे बिल्कुल ऐसा ही है कि कॉस्ट बेनिफिट काफी कम आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी ज्यादा स्टाफ यूज किया है, टेक्नोलॉजी यूज किया है, फंड यूज किया है, तो यहां पर डाइवर्ट हो जाती है अटेंशन जहां पर फोकस करना चाहिए स्क्रीनिंग टेस्टिंग या फिर दूसरे जो भी यहां पर जो आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर जो वायरस को कंटेन करने के लिए, तो वो सारे आप लोगों के कमिटमेंट जो है उस साइड में हो जाते हैं, तो उसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बोला गया कि अंडर सर्कमस्टेंसेस ये रेशनल नहीं है, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट बार बार एडवाइस करें गवर्नमेंट को कि सीरो सर्वे कंडक्ट कराओ, तो यहाँ पर क्योंकि पास्ट के बारे में बता रहा है तो प्रेजेंट में तो जो बवाल मचा रखा है कोरोना ने उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो सीरियस सर्वे इज नो मोर यूजफुल। अगर कोविड-19 क्या कर रहा है, अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। अभी मैंने बताया था ना कि अल्फा आ गया, बीटा आ गया, गामा आ गया, डेल्टा, थीटा, लोटा, कप्पा, ठीक है। तो ये सारे WHO के द्वारा नाम दिए गए। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लें तो ऑलरेडी ये इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही हैं। तो इनके बारे में अगर आप लोग अंडरस्टैंड करोगे तो ये अपना नेचर चेंज करें। सीरो सर्वे ने बताया पुराने टाइम पे कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, अब तक वो चेंज करके नाम अपना नेचर कुछ और हो चुका है, तो सीरो सर्वे क्या कर लेगा उसमें, ठीक है। तो एक लग कर आप लोग यहाँ पर नेशनल लेवल का सीरो सर्वे जो ICMR के द्वारा एक अच्छा सा कंडक्ट करा लीजिए आप लोग, जो भी आप लोग को लग रहा है नेशनल लेवल का, उसके बाद में फिर चीजों को फॉलो कीजिए, प्रॉपर वे में वैक्सीनेशन कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बेस पर आप लोग लोगों तक चीजें पहुंचाइए। तो ये तरीका है काम को करने का। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है। अब आप लोग की क्या राय है, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। बाकी ICMR जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बोलते हैं,
उसके बारे में थोड़ी कुछ बातें समझ लेते हैं। आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अगर बात करें यहाँ पर, ये हमारी कंट्री में एक ऐसी बॉडी है जो कि बायोमेडिकल रिसर्च के बारे में बात करती है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये बॉडी निकलकर सामने आई, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। 1911 में यहाँ पर इसको बनाया गया था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम पर, यानी कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, 2011 में 100 साल हो चुके थे। इसके साथ में यहाँ पर फिर आगे चलकर इसका नाम चेंज किया गया, 1949 में इसको बोला गया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और नाम चेंज करना भी ऐसा नहीं है कि बस नाम ही चेंज कर देगा, कई सारी चीजें और एक्सपेंड की गई इसके अंदर ताकि इसका स्कोप बढ़ाया जा सके। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस आजादी के बाद में इसको और ज्यादा काम दे दिए गए। तो ये है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो इसके बारे में आप लोग मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं। तो ये बातें इसके बारे में की जा रही है, बाकी आप लोगों का क्या राय है इसको लेकर आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो काफी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, ताउते और यास जो साइक्लोन है उसके बारे में। एक बच्चे के द्वारा मेल किया गया, सर यास साइक्लोन आपने पढ़ाया था उसके बारे में, कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन पूछ लिया। सर आपका लेक्चर देख के तो कौन बनेगा करोड़पति में पार्टिसिपेट करकर पैसे कमा सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं यार, देखो जो एजुकेशन होती है, जो नॉलेज होती है, वो ये डिपेंड नहीं करता है कि आप लोग कहां पर उसको यूज करें, ठीक है। आप लोग एक बार नॉलेज आप लोगों को मिल गई, जहां पर भी आप लोगों को लगे कि हाँ यार इसको यहाँ पर यूज किया जा सकता है, आप लोग यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि मैं आप लोगों को अगर कुछ पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं कि एग्जाम क्लियर करने के ही लिए वो यूज करना है, एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएगा, बाकी जगह भी आप लोगों को लगता है उसका यूज किया जा सकता है। जैसे साइक्लोन के बारे में बता दिया, ठीक है, तो आप लोगों को इसके बारे में आइडिया हो गया, हेल्थ के बारे में बता दिया। तो ऐसा तो ही है कि विटामिन है यार इसको पढ़ना है, बस विटामिन सी से ही होता है, विटामिन डी से ही होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन में आएगा विटामिन डी जो है ऐसे ऐसे होता है, पर लेकिन सेहत के बारे में तो ध्यान रखिए, थोड़ा धूप ले लीजिए, विटामिन डी आप लोगों की बॉडी में भी घुसेगा थोड़ा, तो वो वाली चीजें हैं। तो ऐसा नहीं कि बस पढ़ने के लिए है, उसको फंडामेंटल राइट पढ़ लिए भैया एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अरे भाई साहब एग्जाम के लिए नहीं बनाए गए थे फंडामेंटल राइट की थी, आप लोग पढ़कर उनसे पेपर दो। फंडामेंटल राइट बनाए इसलिए गए थे कि जनता उनको जाने कि हाँ आप लोग ये हक है, संविधान ने आप लोगों को हक दिए हैं, आप लोग उनको यूज कर सको, उसके लिए है फंडामेंटल राइट, ना कि एग्जाम देने के लिए फंडामेंटल राइट। एग्जाम में तो हम लोगों ने कंपटीशन एग्जाम रख दिया, पढ़ेंगे इसी बहाने कम से कम, वैसे तो पढ़ेंगे नहीं, कम से कम इसी बहाने पढ़ लेंगे यार फंडामेंटल राइट को, कि हाँ फंडामेंटल राइट जैसी भी कोई चीज होती है तो एक जबरदस्ती वाली चीज हो गई यहाँ पर कि यहाँ पढ़ाया जा रहा है जबरदस्ती, यहाँ पर वैसे तो लोग पढ़ नहीं रहे, तो वो वाली बात है, वरना एग्जाम का इनका कोई रिलेशन होता नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, तो नॉलेज जो है उसको इस तरीके से लीजिए कि कहीं पर भी उसको यूज किया जा सके, ना कि एग्जाम क्लियर करने के लिए, ठीक है। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अभी यहाँ पर दो साइक्लोन के बारे में बात की जा रही है, एक तो है ताउते और एक है यास साइक्लोन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर ये तो चले गए, अभी नेक्स्ट साइक्लोन आएगा उसके लिए कितना तैयार है, क्या हम लोग जो इस तरीके से खतरनाक जो इंपैक्ट पड़ रहा है उससे हम लोग चीजों को रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, तो इसके बारे में बात की जाएगी। तो साइक्लोन पहले अगर आप लोग देखें, जिसको हम लोग वर्ल्ड साइक्लोन बोल रहे हैं, इसके बारे में बात करूंगा। पहले यहाँ पर ये देखिए कि अभी फिलहाल जो साइक्लोन है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्या क्या बातें की जा रही है, तो इससे आप लोग कई सारी बातें जान पाएंगे। दोनों के बारे में बात करूंगा, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यास साइक्लोन और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली ताउते साइक्लोन, ठीक है। तो यास साइक्लोन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो अभी कोविड-19 के चलते यहाँ पर एडिशनल एक फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, जब यहाँ पर ये साइक्लोन आए, दोनों अलग अलग साइड में आए। एक साइड में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यास और एक साइड में आप लोगों को ताउते, यानी कि एक साइड में आप लोग देखते हैं एक आया यहाँ पर अरेबियन सी के अंदर में और एक आया यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के अंदर में। तो कंट्री को दोनों साइड से चपेट में लिया गया इन साइक्लोन के द्वारा। समझ लेते हैं यहाँ पर पहले यास साइक्लोन। यास साइक्लोन जो है उसको वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म की कैटेगरी में उसको रखा गया। ये क्या होता है सीवियर, वेरी सीवियर, तो इसके बेस पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वेरी सीवियर का मतलब है कि साइक्लोन जो आया उसमें जो हवा की स्पीड थी वो 157 से लेकर यहाँ पर ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी 157 से लेकर ये 193 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहां पर चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग टाइफून, देखिए टाइफून साइक्लोन अगर आप लोगों से कोई पूछ लेगी क्या क्या है, ये सारे एक ही चीज के नाम है। जैसे घर में सोनू मोनू बोल दिया आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों के दोस्त जो है वो आप लोगों को एक तरीके से नेताजी बोल रहे हैं, कोई आप लोग कुछ बोल रहे हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर जाएंगे आप लोग यहाँ पर ये पर्टिकुलर रीजन जहां पर यूएसए है, यहाँ पर साइक्लोन का नाम है हरिकन, ठीक है। अगर आप लोग जाएंगे यहाँ पर जापान वाली साइड में, इधर आप लोग आएंगे साउथ कोरिया साइड में, इधर इसको टाइफून बोल देते हैं। अगर इंडियन ओशन के अंदर आएंगे तो इसको साइक्लोन बोल देते हैं। और कई जगह इसके लोकल नाम भी होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो इसको विली विली के नाम से भी पुकार देते हैं। तो ये साइक्लोन के ही नाम है, घुमा फिराकर अलग अलग तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा। डॉक्यूमेंट में अलग नाम है, वैसे अलग नाम है, ऐसे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इसको वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में रखा गया। और जो वर्ड यूज किया जा रहा है यहाँ पर यास वर्ड जो है, पहले तो पूछा किसके द्वारा दिया गया, तो ओमन के द्वारा दिया गया। इसका मतलब होता है जैस्मीन, ठीक है। तो जैस्मीन की जो खुशबू होती है ना, उसके साथ में आप लोग कंपेयर कर सकते हैं बेसिकली पर्शियन लैंग्वेज के अंदर में।
ये होता है यास का मतलब। इंडियन स्टेट इंपैक्ट कौन हुआ यहाँ पर, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, मेघालय। तो यानी कि हमारी कंट्री में कहां पर आया यास साइक्लोन, वो आया बे ऑफ बंगाल वाली साइड में। तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि यहाँ पर अलग अलग साइड में है, तो यास साइक्लोन था बे ऑफ बंगाल वाली साइड में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। पर लेकिन जो इसका नाम दिया गया है ये इंटरेस्टिंग, आप लोग देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग यहाँ पर समझ भी पाएंगे इसको लेकर। बे ऑफ बंगाल वाली साइड में आया यास साइक्लोन इस साइड में, पर नाम दिया गया ओमन के द्वारा, जो कि अरेबियन सी की साइड में है। ठीक है, अब आगे चलता हूं, दूसरी इंटरेस्टिंग चीजें जानते हैं यहाँ पर। तो इसके बारे में अगर बात कर ली हम लोगों ने, तो हाउ आर द साइक्लोन नेम्ड, तो यहाँ पर 13 कंट्री का एक ग्रुप है जो कि यहाँ पर वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के द्वारा पैनल क्रिएट किया गया, और हर एक कंट्री से एक एक नाम यहाँ पर लिया जाता है कि आप लोग एक नाम दीजिए कि नेक्स्ट साइक्लोन आएगा तो उसको क्या नाम रखा जा सकता है, तो उसके बेस पर नामों को चूज किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यही तरीका आप लोग यहाँ पर साइक्लोन के नाम का देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर बेसिकली ताउक्ते साइक्लोन के बारे में। ये भी वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आया, और यहाँ पर जो शब्द है ताउक्ते, इसका मतलब होता है बेसिकली गिको, यानी कि बर्मी लैंग्वेज, यानी कि म्यांमार की लैंग्वेज में इसको लिजार्ड यानी कि छिपकली बोलते हैं। तो इसका नाम किसके द्वारा दिया गया, ये ताउक्ते, ये म्यांमार के द्वारा दिया गया। फिर से वही बात, 13 कंट्री मिलकर अलग अलग नाम देती है, तो एक म्यांमार में दे दिया और एक दे दिया किसने, एक दे दिया ओमन ने। तो ओमन कहां पर था, ओमन था यहाँ पर इधर, तो ये साइक्लोन था, ये साइक्लोन जो पहले वाला आया था वो आया था बे ऑफ बंगाल में। अब की बार जो साइक्लोन आया ये आया यहाँ पर अरेबियन सी में, और नाम दिया गया म्यांमार के द्वारा। यानी कि इधर वाले साइक्लोन का नाम इधर की कंट्री ने दिया है, इधर की कंट्री ने दिया है, और इधर वाले साइक्लोन का नाम जो है वो इधर की कंट्री ने दिया है। तो कंफ्यूज मत होना, ऐसे भी आप लोग कंफ्यूजन में डाला जा सकता है इधर का इधर करके। ठीक है, तो इधर उधर के चक्कर में इधर उधर मत करना, अपने नंबर वो क्लियर होने चाहिए आप लोगों। ओके, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में। तो दोनों साइक्लोन के बारे में अब तो पता चल गया आप लोगों को कि हाँ कैसे कैसे चीजें देखने को मिल रही है। तो ताउक्ते और जो यास साइक्लोन है यहाँ पर, ये काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डाल कर गए अलग अलग रीजन में। बोथ जो स्टॉर्म थे वो मैसिव डैमेज क्रिएट कर गए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचागत भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, एग्रीकल्चर बर्बाद कर दी, बहुत सारे लोगों के घर वगैरह भी तोड़े गए। तो अराउंड 2.5 मिलियन लोग, यानी कि 25 लाख लोग जो है यहाँ पर वो उनको एक जगह से निकालकर दूसरी जगह कैंप वगैरह में ले गया गया कई सारे स्टेट के अंदर। लार्ज स्केल पर यहां पर आप लोग को देखने को मिलेंगे बहुत सारे पेड़ पौधे थे उनका अपरूट हो गया, और आप लोग कई बार देखते नहीं जिनके बारे में हम लोग काउंट नहीं करते हैं, बहुत सारे जो भैंस गायें ये इस तरीके से जीव जंतु जो रहते हैं उनकी डेथ चली जाती है, उस एरिया में मर जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ते हैं, फिर वहां पर महामारी होने के चांसेस भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यास साइक्लोन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो कंडीशन क्या है यहाँ पर, साइक्लोन जो है वो अभी फिलहाल काफी लार्ज स्केल पर चैलेंज कर रहे हैं हमारी कंट्री के एरिया को। अभी यहाँ पर कई साइक्लोन अभी देखने को मिले, जैसे 6 ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पर फॉर्म किए गए, जिसमें से अभी हम लोगों ने बात की 2 के बारे में। तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो 2 जो थे काफी खतरनाक थे जिनके बारे में बात की। हमारी कंट्री में कोस्टल एरिया जो है 7500 किलोमीटर के करीब है, यानी कि अगर आप लोग ये एरिया देखेंगे जिसमें 9 राज्य बाउंड्री टच करते हैं। 9 कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला 5, तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल 4। तो 9 राज्य कोस्टल बाउंड्री को टच करते हैं, और 7500 किलोमीटर लंबी हमारी कोस्टल बाउंड्री है। तो हम लोग को तो इन चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। 96 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है टोटल मिलाकर, ठीक है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा इंपैक्टेड होते हैं, और 262 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो साइक्लोन सुनामी बोल रहा हूँ सुनामी, टी साइलेंट होता है, ठीक है कई बार ना ऐसा लगता है बिल्कुल जीभ स्लिप हो जाती है। चलिए कोई नहीं, एंजॉय करते रहिए लेक्चर को। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर साइक्लोन और जो सुनामी है उसकी वजह से इतने सारे लोग जो है उनकी जो जान है वो सदमे में आ जाती है। तो इस तरीके से आप लोग देखें, इंक्रीज जो सी सरफेस टेम्परेचर जो हो रहा है उसकी वजह से काफी लार्ज स्केल पर ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। अच्छा, साइक्लोन जब आते हैं उसके लिए एक अच्छा टेम्परेचर क्या है पहले तो आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। और साइक्लोन कहां पर ज्यादा आते हैं, बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आते हैं या फिर अरेबियन सी में ज्यादा आते हैं। अगर ये 2 चीजें मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग आंसर क्या देंगे, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। इंक्रीजिंगली अगर आप लोग बात करें जो सी का जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं तो ये काफी सारी कंडीशन यहां पर चेंज कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है साइक्लोन की, जो खतरनाक साइक्लोन है उनकी बढ़ रही है। 7% के करीब ग्लोबल टाइड जो यहां पर एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर आज के डेट में। ये IMD इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा डेटा प्रस्तुत किया गया है। IMD जो है यहां पर ये सारी बातें बताता है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। 1891 से लेकर 2020 तक का अगर आप लोग बात करिए लगभग 313 के करीब साइक्लोन देखने को मिले। इंडिया के अंदर आप लोगों को वेस्टर्न कोस्ट पर अगर बात करें
काफी सारे काल वेस्ट जो यहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पर जो साइक्लोन है 130 के करीब क्लासिफाइड किए गए सीवियर कैटेगरी के अंदर में। यानी कि पिछले कुछ सौ सालों के अंदर अगर आप लोग बात कीजिए 100 से भी ज्यादा सालों के अंदर, तो वेरी कोस्ट जो यहाँ पर एक्सपीरियंस किए 31 साइक्लोन हमारे देश के पास में जो इंपैक्ट किए, 282 साइक्लोन जो है वो ईस्ट कोस्ट के पास में देखने को मिले। ठीक है, तो वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट। तो जो मैंने क्वेश्चन अभी पूछा आप लोगों से, तो इसके क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाए अगर आप लोगों से कि कहां पर ज्यादा साइक्लोन आते हैं, ईस्ट कोस्ट पर ज्यादा आते हैं, वेस्ट कोस्ट पर, या तो ये पूछ लेगा, या बोलेगा आप लोगों से कि बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आते हैं या अरेबियन सी में ज्यादा आते हैं, ये पूछ लेगा आप लोगों से। तो इस तरीके से आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, ईस्टर्न घाट साइड में ज्यादा आते हैं, वेस्टर्न घाट साइड में ज्यादा आते हैं, तो सबका आंसर एक ही रहेगा कि हाँ, अभी हम लोगों ने देखा 282 साइक्लोन आए ईस्टर्न घाट पे, यानी कि बे ऑफ बंगाल में टेम्परेचर अप टू द मार्क रहता है साइक्लोन का, इसलिए यहां पर ज्यादा साइक्लोन आते हैं। यानी कि जो ये राज्य है यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इनके लिए ज्यादा खतरा रहता है साइक्लोन का, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तो अलग अलग 97 साइक्लोन अभी यहां पर भी इसके अंदर देखने को मिले। वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2010 में बोला गया कि 200 मिलियन के करीब जो सिटी रेजिडेंट है वो एक्सपोज है काफी ज्यादा साइक्लोन को इंडिया के अंदर, और 2050 तक यहां पर और भी स्ट्रॉन्ग यहां पर चीजें आएंगी, तो और ह्यूज इंपैक्ट आप लोगों को पड़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि अच्छे दिन नहीं आने वाले, बुरे दिन आने वाले, अगर हम लोगों ने क्लाइमेट के साथ में ऐसे ही छेड़छानी हम लोग करते रहे। तो ये जो साइक्लोन की जो फ्रीक्वेंसी है, साइक्लोन की जो टेंडेंसी है, वो और ज्यादा इंपैक्ट डालती हुई नजर आएगी। अगर पैसों के मामले में हम लोग बात करें, यानी कि 1999 से 2020 तक का अगर 21 साल का हम लोग देखें, तो उस टाइम पर यहां पर 2990 मिलियन डॉलर का खर्चा होता था, खर्चा नहीं सॉरी लॉस होता था, एक तरीके से बर्बादी होती थी, जो कि पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी दोनों यहां पर बर्बाद होते थे। अब बढ़कर यहां पर ये 14,920 हो चुका है यहां पर ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ह्यूज इंपैक्ट यहां पर पड़ रहा है आज के दिन में। तो काफी ज्यादा डैमेज यहां पर बढ़ना अभी स्टार्ट हो गया है। बोला जा रहा है कि 2% हमारी जीडीपी का ये बेसिकली अराउंड लॉस्ट हो रहा है, और 15% जो टोटल रिवेन्यू है वो यहां पर लॉस हो चुका है। सोचिए इतना पैसा हम लोगों ने बर्बाद कर दिया साइक्लोन में। अगर हम लोग इन चीजों के लिए तैयार रहते तो इन चीजों से रोक पाते। अगर पूछा आप लोगों से ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है, तो 7th वर्ष, यानी कि हमारे से ऊपर 6 कंट्री और ऐसी हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। हमारी कंट्री 7वें नंबर पर आती है ग्लोबली, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है ये साइक्लोन या फिर क्लाइमेटिक जो एक्टिविटी होती है उनका। रिपोर्ट के हिसाब से माने तो 2267 के करीब अभी लोग जो है उनकी जान जा चुकी है इन सब चीजों के चलते, और 68,812 मिलियन के करीब परचेजिंग पावर जो लोगों की है वो खत्म हो चुकी है, यानी कि उनके बस की बात नहीं रही, उनके घर बार बर्बाद हो गए, तो आगे चलकर वो चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं, ये कंडीशन देखने को मिलेगी। ह्यूमन डेथ, इकोनॉमिक लॉस जो है, ये एक्सट्रीम जो वेदर रिलेटेड जो इवेंट है, इनकी संख्या जो है अभी बढ़ती जा रही है, आने वाले टाइम में और बढ़ेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी क्या बोलते हैं, 2014 के एस्टिमेशन के हिसाब से बोलते हैं कि 1.8% जीडीपी एनुअली ये यहां पर बर्बाद होने वाली है यहां पर 2050 तक का क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट के चलते। यानी कि अगर जिस पैटर्न में हम लोग चल रहे हैं उसी पैटर्न में हम लोग चलते रहे तो आने वाले टाइम में लगभग 2% हमारी जीडीपी का हर साल बर्बाद होता हुआ नजर आएगा, इनकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज होते हैं, इनकी वजह से जो दिक्कतें पड़ती है। तो ये बातें यहां पर बोली गई है। अब आप लोग बताइए, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। ये घटना आप लोगों के सामने दुर्घटना है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में अगर पूछा जाए तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। तो वे फॉरवर्ड क्या है यहाँ पर, देखिए प्रिकॉशन मेजर आप लोगों को लेने हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल मेजर आप लोगों ने, कलेक्टिव इफेक्ट लेना पड़ेंगे, स्टेट, सेंटर और डिस्ट्रिक्ट सब मिलकर काम करेंगे, तब यहाँ पर सिचुएशन सुधर पाएगी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखेगा, with a rise in the frequency of devastating cyclone India needs to look at long term mitigation measure। तो ये डिस्कस आप लोग कर रहे हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म जो भी मिटिगेशन मेजर है उनके ऊपर फोकस आप लोग को देना पड़ेगा, तभी सॉल्यूशन यहां पर निकल पाएगा। शॉर्ट टर्म में आप लोग काम को कर नहीं चलेंगे कि हाँ अभी बाढ़ चलेगी फिर भूल गए, ऐसा नहीं चलेगा। आप लोग काम करते ही रहना पड़ेगा, तभी जाकर काम चलेगा। तो इसलिए कंटिन्यूअसली आप लोग को इनके ऊपर फोकस देना ही देना पड़ेगा। ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। आई होप कि मैंने चीजें क्लियर कर दी आप लोगों के माइंड में, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन देख लेते हैं, प्रीलिम्स फोकस वाला। एक तो सबसे जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी वो बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है, अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में ये बात की जा रही है गुपकर अलायंस के बारे में। तो ये गुपकर अलायंस जो है यहाँ पर ये अभी कई बार न्यूज में रहता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पर उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये है कि अभी रिसेंटली यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया महाराष्ट्र के अंदर में। सीएम के ऊपर उन्होंने अभी कमेंट किया कि जिस तरीके से सीएम जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में अपनी यहाँ पर भूल गए थे, बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से कुछ इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड जो इंसिडेंट था
यहाँ क्या भूले थे, शायद आई थिंक ये यहाँ पर डेट भूल गए थे, ठीक है, ईयर भूल गए थे कि किस साल में हमारा देश आजाद हुआ, तो अपनी स्पीच में वो ईयर भूल गए। तो यहाँ पर एक मिनिस्टर है यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर, उनके द्वारा बोला गया कि इस चीज के लिए यहाँ पर एक तरीके से उनको जो है स्लैप यानी कि थप्पड़ पड़ना चाहिए, मैं उनको थप्पड़ मार सकता, मुझे थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, ऐसा कुछ उनके द्वारा कमेंट किया गया। तो इसके चलते उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ पर उसी के ऊपर पूरा हाहुल्ला ये हो गया, ठीक है। देखिए वैसे तो ये चीजें भूलनी तो नहीं चाहिए, पर फिर भी इंसान के माइंड में कई सारी चीजें रहती हैं, कई सारे एक तरीके से ना पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, क्या प्रेशर है इंसान के माइंड में, तो कई बार डेट मिस हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि उस इंसान को पता ही नहीं देश आजाद क्या हुआ, कब हुआ, किस ईयर में हुआ, ये बच्चे बच्चे वाली बात होती है, कोई भी इसको जानता है। इस तरीके से पब्लिकली बोलना कि थप्पड़ लगना चाहिए, तो ये एक तरीके से मतलब आप लोग की क्या राय इसमें बोला जाए, तो आप लोग क्या मानते हैं इसके बारे में, यस या फिर नो, आप लोग बताइए, आप लोग क्या लगता है कि वो मतलब एक तो सबसे बड़ी बात है गलती है, भूलना नहीं चाहिए था, वो भी ऐसे इवेंट के टाइम पर इंसान को इतना तो कम से कम अपना कॉन्शियस माइंड जो है तो अपने एक तरीके से उतना एक्टिव रखना चाहिए। पर लेकिन भूल भी अगर पर्सन गया तो फिर इस तरीके कमेंट करना ये कितना हद सही है, आप लोग बताइए, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो ये काफी बड़ा इश्यू बना हुआ है, फ्रंट पेज पर इसको दिया गया है, अलग अलग रिएक्शन निकल कर आ रही है पॉलिटिकल, इसके बारे में एक आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर गुपकर अलायंस के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो गुपकर डिक्लेरेशन भी बोला गया, फर्स्ट सेकंड, ये एक तरीके से 4 अगस्त 2019 में पहली बार ये डिक्लेयर किया गया, जब आर्टिकल 370 को इन्फोर्स करने की बात चल रही थी और वहां से टूरिस्ट को हटा रहा था, वो सारी चीजें चल रही थी। 22 अगस्त को सेकंड डिक्लेरेशन आ गया, उसके द्वारा कुछ कंडीशन सामने रखी गई, 3 कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट थी। आर्टिकल 370 और 35 को फिर से स्टैब्लिश कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर का फिर से लेकर आइए, रिस्टोर कीजिए स्टेट यूनियन टेरिटरी से हटाकर, तो ये बातें बोली गई और यहाँ पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी साथ में आ गई। तो इनके द्वारा बोला जा रहा है कि यहाँ पर कोई फोकस ही नहीं कर रहा है, आर्टिकल 370 चला गया, किसी को एक फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है आर्टिकल 370 को काफी अलग तरीके से यूटिलाइज करती थी वहां पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो उनको वो यूटिलाइज करने का जो तरीका है उनका छिन गया उनके हाथ से, इसलिए वहां पर तिल मिला रहे हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर ये दिक्कत है। बाकी आप लोगों को क्या रहे इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। अरे हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला कि आजादी का जो इवेंट जो था, हमारी जो आजादी पूरी रही, जो आजादी की पूरी स्ट्रगल चला, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर ने अपनी जान दी, तो मैंने बोला कि कांग्रेस उसमें बेसिकली उसको लीड कर चल रही थी। तो एक बच्चा बोला सर कांग्रेस ही थोड़ी ना थी, वहां पर और भी कई सारे लोग थे जो कि कांग्रेस का पार्ट नहीं थे। यार आप लोग ने इतने क्रिटिकल तरीके से चीजों को देखने लग जाते हो। मेरा मतलब ये नहीं था कि कांग्रेस ही अकेली वहां पर थी, मेरा मतलब ये था बोलने का कि कांग्रेस ने वहां पर जिस तरीके से काम किया वो कहीं ना कहीं एक नींव बन गई थी चीजों को आगे लेकर चलने की, उसके चलते चीजें आगे बढ़ पाई। वरना और भी बहुत सारी महान पर्सनैलिटी थी जो कि कांग्रेस का पार्ट ही नहीं थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये बोल रहा हूं कि दूसरी महान पर्सनैलिटी नहीं थी, मैंने ये समझाने की कोशिश की थी कांग्रेस की जैसी दुर्गति आज के डेट में हो रखी है, कोई कांग्रेस को एज ए नेशनल लेवल की पार्टी मानने के लिए ढंग से तैयार नहीं है, जिस तरीके की दुर्गति कांग्रेस के अंदर चल रही है आज के डेट में, लैक ऑफ लीडरशिप को लेकर। तो एक वो टाइम था कि वहां पर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में कांग्रेस के बारे में ही बात की जाती थी मैक्सिमम, ठीक है। तो मैंने ये नहीं बोला कि दूसरे फ्रीडम फाइटर जो नहीं थे उनके बारे में, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो इतना क्रिटिकल तरीके से उस चीजों को मत देखा करो, एक बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही थी उस पर्टिकुलर जो आर्टिकल के रेफरेंस देकर मैंने, ठीक है। तो ये था। तो कई सारे बच्चे कमेंट करने लगे कि सर आपने क्या बोल दिया। अरे यार मैंने कुछ नहीं बोला यार, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं फ्रीडम स्ट्रगल फाइटर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगा सकूं, इतनी औकात तो नहीं है यार, ठीक है। क्योंकि उस लेवल पर पहुंचने के लिए इंसान को नहीं कहते कि एक वुमेन अगर बच्चे को पैदा करती है तो वो बच्चे को जन्म देती है, तो मैं बोलने लगूं कि मैं उसका दर्द समझ सकता हूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं वुमेन होता और मैं बच्चे को जन्म देता तो ही मैं समझ पाता कि वो दर्द क्या होता है। बोलते हैं कि एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो दूसरा जन्म लेती है, तो वो वाली चीजें आप लोग फ्रीडम फाइटर को कंपेयर करने लगे और उनको इस तरीके से देखने लगे। तो ये देखिए, ये तो देखिए एक फालतू की बोलने वाली बात हो गई कि हाँ मैं उनकी एक सिचुएशन समझ सकता हूँ, वो सारी चीजें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम लोग इसी तो अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं, हमसे आने वाली जनरेशन भी पढ़ेगी। तो अगर कुछ ऐसा कोई काम करके चला गया उस लेवल पर, तो उसके बारे में बस सोच सकते हैं हम लोग, एक तरीके से समझ सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत, उसको उस लेवल पर जाकर इंटेंसिटी को नहीं देख सकते कि 25, 23 साल के जो बच्चे थे उस टाइम पर, जो आज के डेट में हम माँ बाप के एक तरीके से कस्टडी में हम लोग पलते हैं, वो फांसी चढ़ गए उस टाइम पर देश के नाम पर। तो समझ रहे हैं आप लोग क्या जुनून होगा उस टाइम पर। आज की डेट में आप लोग देखिए, आज की डेट में क्या कंडीशन हो चुकी है, उस टाइम पर उस टाइम की कंडीशन देखिए, तो सिचुएशन ही अलग है। उस टाइम के जो हमारी कंट्री में पॉलिटिशियन थे उनको लोग भगवान मानते थे, आज के डेट में देखिए कितने पॉलिटिशियन को भगवान मानते हैं। है कोई ऐसा पॉलिटिशियन आपकी नजरों में जिसको आप लोग भगवान बोल सके? जिस तरीके से अभी कंडीशन देखने को मिलती है कि पॉलिटिक्स के बेस पर क्या क्या कर जाते हैं, तो सारी अलग चीजें हो जाती हैं यार। सॉरी। क्रीमी लेयर के बारे में बात की जा रही है। क्रीमी लेयर बेसिकली वो लोग जिनकी फैमिली कंडीशन अच्छी खासी है,
एक तरीके से रिवेन्यू रखा गया 8 लाख के करीब जिनकी अर्निंग है ईयरली, उनको यहां पर क्रीमी लेयर की कैटेगरी में डाला गया, उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया है नोट सोल बेसिस फॉर क्रीमी लेयर, ये बात यहां पर अभी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई है। तो इसी के बारे में यहां पर ये आर्टिकल आया हुआ है। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि क्रीमी लेयर के चलते क्या क्या बातें हैं। अगर आप लोग ये पेरेंट जो है वो गजेटेड पोस्ट पर हैं, अगर एक दोनों पेरेंट्स यहां पर बी ग्रेड पोस्ट पर हैं, वो सारी बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। तो ये क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट होते हैं, आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट रहता है, खासकर इसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था डिटेल में। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए क्रीमी लेयर के चलते, अगर क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए तो। ठीक है, आगे चलते हैं। तमिलनाडु के द्वारा 100 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं अर्बन डेवलपमेंट के लिए। जैसे एमजी नरेगा क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो इसमें शब्द भी रूरल है यहां पर, यानी कि गांव वाले एरिया के लिए ऐसी स्कीम है। तो ऐसी स्कीम किसी शहर वाले एरिया के लिए भी होनी चाहिए ना। तो अर्बन एरिया में यहां पर इनके द्वारा ये स्कीम लॉन्च की जा रही है ताकि शहर वाले एरिया में भी फायदा पहुंच सके। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। एजुकेशन दी जाएगी 5 बच्चों को। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर बोला जाए एजुकेट किया जाएगा 5 बच्चों को 3 महीने के लिए। अगर कोई यहां पर लिखकर स्मगलर के केस में पकड़ा जाता है तो काफी अच्छा लगा मुझे तो ये डिसीजन अभी यहां पर जो निकल कर आया बिहार के कोर्ट का, यानी कि अगर कोई शराब बेचने के चक्कर में पकड़ा जाता है तो वो बच्चों को पढ़ाएगा। तो ये काफी अच्छा लगा मुझे पर्सनली, बच्चों की पढ़ाई में कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। तो ये अच्छा एक आप लोग एग्जांपल यूज कर सकते हैं पनिशमेंट के लिए, ऐसा भी पनिशमेंट दिया जा सकता है। मोदी और पुतिन साहब जो है डिस्कस कर रहे हैं अफगानिस्तान का क्राइसिस, डिस्कस करते रहिए पर सॉल्यूशन आना चाहिए फिलहाल अभी, तो वो देखने वाली बात है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है उनके द्वारा भी यहां पर पार्टिसिपेट किया गया। बेसिकली ब्रिक जो मीटिंग है यहां पर चल रही है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो उसको लेकर यहां पर ये भी चीजें चल रही है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। फास्ट तरीके से वैक्सीनेशन करना पड़ेगा तभी सॉल्यूशन निकलेगा, एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं, वरना कोविड-19 की थर्ड वेव भी इंपैक्ट डाल सकती है। S-400 सिस्टम हमारा ट्रैक पर चल रहा है, ये हम लोग रशिया से खरीद रहे हैं, याद रखिएगा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके चलते हम लोग अपनी कंट्री को डिफेंड कर पाएंगे। तो इसके बारे में ये बेसिकली बात है। G7 कंट्री बोल रहे हैं कि तालिबान को गारंटी देनी चाहिए सेफ पैसेज, ताकि नॉर्मल सिचुएशन वहां पर बनी रहे। और कई सारी कंट्री जो है तालिबान अफगानिस्तान के साथ में बात करने के लिए तैयार है अभी। इसी के साथ में यहां पर स्टॉप एयरलिफ्ट जो स्किल्ड अफगान है यहां पर, तालिबान टेल यूएस। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान भी काफी अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है जब लोगों को एयरलिफ्ट वहां से किया जा रहा है। तो ये भी काफी एक अलग तरीका माहौल देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे अगर बात करें यहां पर, ये मैंने इसका डिस्कस किया था आप लोगों से नैनो मैगजीन में कल मैंने वीडियो डाली थी कि 2022 तक का बेसिकली यहां पर जो चिप है उनकी शॉर्टेज आप लोगों को देखने को मिलेगी। चिप्स नहीं, चिप जो कि इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है। क्योंकि अभी जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, वहां पर कोविड-19 के चलते फैसिलिटी जो है ढंग से काम नहीं कर पा रही है। तो इसलिए इसके बारे में यहां पर डिस्कस किया था, तो उसको काम करना चाहिए ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सके। ठीक है, आगे आंसर देखें तो यहां पर यह है 10th शेड्यूल आंसर है इसका डी। बेसिकली 85th यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए एग्जाम में। अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को, मैं बार बार यहीं पर ही गलती करता हूं, ये 85th नहीं है, ये है 1985 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, और ये था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, तो कई गलतियां, कई दाग अच्छे होते हैं, एग्जाम में कम से कम आप लोग गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो ये कई बार ऐसी चीजें मैं जानबूझकर भी बोल देता हूं ताकि आप लोग को लंबे समय तक याद रह जाए। तो याद रखें यहां पर 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये 85th 1985 में इसको लाया गया था, जो कि 10th शेड्यूल ये इसके अंदर डाला गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए माइंड में आप लोगों को क्लैरिटी रखनी है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जब इस तरीके की कोई चीजें आप लोगों से पूछी जाती है तो। ठीक है, तो आंसर इसका डी हो गया। ये था आज का डिस्कशन, कैसा रहा फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा अगर पसंद नहीं आया, और लाइक कर सकते हैं अगर पसंद आता है तो फीडबैक के तौर पर। बाकी आप लोग यहां पर 10 में से कितने मार्क्स देंगे इस लेक्चर को वो भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, आप लोग पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी जो भी चीजें आप लोगों की बचती है उनकी टेंशन मत लिया कीजिए, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कवर करूंगा। इसी के साथ में लेक्चर अगर लगता है दूसरों तक पहुंचाना है तो जरूर पहुंचाएगा, अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों को ये फायदा पहुंचा रहा है तो, और इससे जो सीखते हैं दूसरों तक जरूर बातें पहुंचाना। तो ये बेस कुछ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।